नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं फरवरी 2026 की मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। ये करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों। फरवरी 2026 के लिए करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैक्चुअल डेटा, बेहतरीन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ ये पीवाईक्यूज है। हमने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया है। ये आपके सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आते हैं उन सबको कवर करेगा। ये करीब 250 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए हमने तैयार किए हैं। और हाँ, हो सकता है कि हम इन्हें 150 या 100 प्लस क्वेश्चन पहले पार्ट में करें, उसके बाद सेकंड पार्ट लेके आए। क्योंकि अगर आप हमको प्यार देंगे, इस सीरीज पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, आप 2000 प्लस व्यूज पहुंचा देते हैं और अच्छा खासा इसे एंड तक वीडियो को देखते हैं, तो हम सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस बखूबी लाएंगे दोस्तों। बहुत अच्छे से तैयार किया गया, मेहनत से तैयार किया गया ये कंटेंट है। सो प्लीज दोस्तों एंड तक जरूर देखें, बने रहें हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर इसी तरह प्यार मिलेगा तो हम वीडियो सेकंड लाएंगे, फिर इसका एक मैराथन बना देंगे, यानी पूरा फुल मंथ का फरवरी 2026 करंट अफेयर तैयार करा देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। अगर आपको अच्छे लगे, बेस्ट लगे, बेस्ट कंटेंट हो, क्वेश्चन का जो परफॉर्मेंस है बेहतर हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको ही पता चल पाए कि कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस का लेवल है। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2026, देखो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। यानी कि हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026 एंड 27 इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2026। यानी 1 फरवरी 2026 को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फाइनेंस मिनिस्टर ने। देखो आंसर यहाँ नीचे दे रखे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री ने ये बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया। इससे पहले ये बजट बाद में, यानी 1 फरवरी के बाद में कुछ 5, 7, 8 फरवरी के पहले मतलब पेश किया जाता था, लेकिन कुछ एक सालों में ये 1 फरवरी 2026 से पेश किया जाने लगा। इस बजट किस दिन पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, सेम क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2026 को लगभग, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। 1 फरवरी 2026 को लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी, यानी कि एक आइटम पर इंक्रीज किया गया 50 रुपए। 50 रुपए की बढ़ोतरी किस वस्तु की कीमत में हुई? तो आपको पता होगा 19 किलोग्राम का जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, यानी 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर यह बढ़ोतरी की गई थी दोस्तों। आपने देखा होगा अभी जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है, उस पर भी सरकार ने ईरान और यूएसए, आपने देखा होगा ईरान, यूएसए और इजराइल के युद्ध के बाद उस डोमेस्टिक कॉमर्शियल सिलेंडर पर, डोमेस्टिक जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर भी कुछ रुपए बढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये 1 फरवरी को जो बढ़ाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर था जो 19 किलो का है, उस पर 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं विच क्रिकेट टीम डिड इंडिया डिफीट इन द T20 सीरीज, यानी कि जिस T20 सीरीज का जिक्र 1 फरवरी 2026 को हुआ, भारत ने किस टीम को हराया दोस्तों? ये न्यूजीलैंड ने हराया। भारत ने, इंडिया ने दोस्तों न्यूजीलैंड को हराया था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी के समाचार के अनुसार आंध्र प्रदेश में किस राजनीतिक नेता को गिरफ्तार किया गया? तो यहां पर अंबाती राम बाबू को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अंबाती राम बाबू को गिरफ्तार किया गया था। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 फरवरी को रांची यानी कि झारखंड में कौन सी दुखद घटना हुई? तो यहां बस स्टैंड में आग का लगना, यानी कि फायर एट बस स्टैंड पर एक बहुत ही घटना घटी 1 फरवरी 2026 को दोस्तों, और ये रांची के, झारखंड में दोस्तों, झारखंड के रांची में घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 फरवरी को किस भारतीय नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? तो यह है नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत कौर सिद्धू ने 1 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये जो सिद्धू जी हैं उनकी पत्नी है दोस्तों। 1 फरवरी को किन अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की खबर आई? तो ये भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, यानी अवशेष हैं, उनकी खबर आई दोस्तों। भगवान बुद्ध के रेलिक्स के अवशेष की प्रदर्शनी की खबर आई, यानी उनके जो रेलिक्स हैं उनका इंटरनेशनली एग्जीबिशन होना था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, 3 फरवरी 2026 को भारत में किस चीज में तेजी देखी गई? तो आपने देखा होगा 3 फरवरी 2026 को भारत में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में, सोना चांदी के भाव में
बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में, सोना चांदी के भाव में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 3 फरवरी 2026 को सोना चांदी के भाव के उत्थान को किससे जोड़ा गया, यानी कि आप देखेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑन 2026 वाज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ इंडिया यूएस ट्रेड डील पर आपने देखा होगा भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई जहाँ 50% से ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था, उसके कारण यहाँ पर जो सोना चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोहरे और ठंड के कारण 3 फरवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में कौन सा अलर्ट जारी हुआ, तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया था, आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ का जो AQI है दोस्तों, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब करीब 800 प्लस पहुँच गया था, 800 प्लस के आसपास पहुँच गया था। जो एनसीआर का AQI है दोस्तों, AQI 800 प्लस पहुँच गया था अप्रॉक्स, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखना, करंट में भी बन सकता है। 3 फरवरी 2026 को उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में कुछ हिस्सों में कौन सी मौसम की स्थिति बताई गई थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग यानी घने कोहरे की स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर AQI काफ़ी ऊंचा था और वहाँ स्मॉग की स्थिति थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आम जनता के लिए कौन सा स्थान खोला गया, यानी आप देखेंगे कि जनरल पब्लिक के लिए कौन सा स्थान ओपन किया गया, तो ये अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन में है वो ओपन किया गया था। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 3 फरवरी 2026 को दीक्षांत समारोह में जो कॉन्वोकेशन हुआ था उसमें कौन शामिल होने वाले थे, तो दीक्षांत समारोह में आप देखेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होने वाली थी, जो 3 फरवरी को दीक्षांत समारोह होना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को आप देखेंगे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इसके जो थीम थी, इस बार की थीम देखेंगे आप, तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इस बार की थीम थी। 2 फरवरी 2026 की जो थीम है वो इस बार की थीम देखेंगे तो ये आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव इस बार की थीम थी, यानी कि 2 फरवरी 2026 की थीम थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची, तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंची, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये वाला कप जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत अमेरिका संबंधों में कौन सा प्रमुख विकास हुआ, यानी इंडिया और यूएस के रिलेशन में विच मेजर डेवलपमेंट अकर्ड इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेड डील रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, यानी कि जो व्यापार समझौता हुआ है जिस ट्रेड डील में अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया गया है, टैरिफ की जो चीज़ों को इधर उधर किया गया है, प्लस माइनस किया गया है, वो व्यापार समझौता हुआ। ये भारत अमेरिका बीच में एक ट्रेड डील यानी कि टैरिफ डील को कह सकते हो आप, इसको टैरिफ डील भी कह सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक आर्थिक सुधार का कारण क्या रहा, यानी कि इंप्रूव इन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक वाज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि वैश्विक आर्थिक सुधार का कारण इनमें से क्या हो सकता है, तो यहाँ ये कह रहा है इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत अमेरिका व्यापार समझौता की वजह से कुछ वैश्विक आर्थिक सुधार देखने का कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौसम अलर्ट में भारी वर्षा यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया, तो मौसम अलर्ट जारी किया गया था भाई, वेदर अलर्ट जारी किया गया कि नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में, तो आप देखेंगे उत्तर और मध्य भारत में भारी वर्षा की संभावना थी, भारी वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती थी। वही नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर भारत के लिए किस प्रमुख मौसमी खतरे का जिक्र किया गया, तो आप देखेंगे वहाँ पर डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव यानी घना कोहरा व शीत लहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप एनसीआर में वो स्मॉग देख सकते थे, वो AQI का लेवल देख सकते थे, जिससे बहुत ही घना कोहरा व शीत लहर छाई हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, डिजिटल भुगतान से जुड़ा कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जारी किया गया जिसमें रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई, जिसमें से रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाई गई है दोस्तों, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक डेटा रिलीज किया गया दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि UPI जो जनवरी ट्रांजैक्शन डेटा था, UPI जनवरी का लेन देन का डेटा था, उस डिजिटल डेटा में बहुत ज़्यादा लेन देन हुआ, यानी UPI का जनवरी का लेन देन डेटा हुआ, जिससे बहुत ही ज़्यादा लेवल पर आपने आर्थिक डेटा जारी किया, जिससे डिजिटल भुगतान में एक रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाई गई, UPI का डिजिटल लेन देन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नई वनस्पति प्रजातियों की खोज किस क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, यानी कि जैव विविधता अनुसंधान को दोस्तों, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी रिसर्च है उसको दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, भारत ने नए स्थल किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में जोड़े हैं? तो आपने देखा होगा रामसर साइट में इस समय रामसर स्थल जोड़े गए हैं और भारत में 98 के आसपास रामसर स्थल हो गए दोस्तों। अभी 98 रामसर स्थल हो गए, इनकी बात करेंगे। आपने देखा होगा तो रामसर साइट्स जोड़े गए। तो 2 फरवरी 1971 को आपने देखा ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर यह समझौता जो रामसर से रिलेटेड है, ये वेटलैंड से आर्द्रभूमियों से रिलेटेड है, वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एडॉप्ट किया गया। लेकिन ये समझौता 21 फरवरी 1975 को लागू हुआ। ये डेट पूछी जाती है तो 21 दिसंबर 1975 दोस्तों, सॉरी अगर ये मिसमैच हुआ है तो 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ, या कह सकते हो कि ये फोर्स में आया। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, नवीनतम जोड़ के हिसाब से, लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी है? अभी बात हुई थी भारत में 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, क्योंकि 2026 में 2 रामसर साइट, नंबर 1 पटना बर्ड सेंचुरी जो कि एटा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, उसको जोड़ा गया है। दूसरी है छारी ढाण, जो छारी ढाण है ये गुजरात में है, जो 98 भी हमारी रामसर साइट्स जोड़ी गई है। तो टोटल रामसर साइट्स 98 हैं दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब के किस एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया आदमपुर एयरपोर्ट, आदमपुर एयरपोर्ट दोस्तों, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखेंगे, नए सिविल टर्मिनल के विकास में कौन सी योजना सहायक रही? तो यहां देखेंगे उड़ान स्कीम, जो न्यू सिविल टर्मिनल्स थे उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम थी उड़ान स्कीम दोस्तों। तो उड़ान स्कीम इसमें सहायक रही। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि ये उड़ान स्कीम कब जारी की गई थी, किस ईयर में उड़ान स्कीम को जारी किया गया था, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बनाया? तो आप देखेंगे यूपीआई ने, जो यूपीआई है यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, उसने सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बनाया। और मैं बता दूं यूपीआई को दोस्तों 11 अप्रैल, याद रखना मैं बता देता हूं, 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। डॉक्टर रघुराम जी राजन थे उस समय, उनके द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लॉन्च किया गया था दोस्तों। और पब्लिक के लिए इसे अगस्त 2016 में खोला गया था। गॉट इट। यूपीआई की डेट्स कई बार आती हैं, सो प्लीज याद रखना दोस्तों, ठीक है। उड़ान स्कीम का बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूँ उड़ान स्कीम को कब लॉन्च किया, समझिए। उड़ान स्कीम को दोस्तों ऊपर ही बता देता हूँ, उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया। एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम था दोस्तों, जोड़ने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को ये उड़ान योजना, जो उड़ान स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दोस्तों। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ समझिए, यहाँ पर जो जुबरहट्टी एयरपोर्ट है शिमला में, वो पहला एयरपोर्ट बना जो उड़ान स्कीम के अंडर जिसने फ्लाइट उड़ी दोस्तों, जो 27 अप्रैल 2017 को दोस्तों, 27 अप्रैल 2017 को जो जुबरहट्टी एयरपोर्ट है शिमला में, उसने नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान बढ़ी इस उड़ान स्कीम के अंतर्गत। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, भारत ने रिकॉर्ड सरकारी उधारी किस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित की है? तो यह फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। अगर आप देखेंगे घोषित कुल उधारी लगभग कितनी है, यानी अप्रॉक्सीमेट टोटल बोरोइंग अमाउंट अनाउंस वाज अप्रॉक्सीमेटली, तो है 17.2 लाख करोड़। 17.2 लाख करोड़ का आंकड़ा है जो उधारी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, केरल से किस नई प्रजाति की खोज की सूचना मिली है? तो आप देखेंगे केरल में ऑर्चिड स्पीसीज मिलती हैं जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहां पर ऑर्चिड स्पीसीज बहुतायत में मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे ने पहली ड्यूअल फ्यूल डेमू ट्रेन, जिसे हम बोलते हैं डेमू ट्रेन, कहां शुरू की है दोस्तों? तो ये साबरमती अहमदाबाद में शुरू की है। भारतीय रेलवे ने पहली ड्यूअल फ्यूल डेमू ट्रेन कहां शुरू की है? साबरमती अहमदाबाद में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस ड्यूअल फ्यूल डेमू ट्रेन में कौन सा ईंधन उपयोग होगा? इसमें डीजल और सीएनजी से चलाई जाएगी दोस्तों, ये डीजल प्लस सीएनजी से ये ट्रेन रन की जाएगी दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
है। तो किस वित्त आयोग ने राज्यों को 41% कर हिस्सेदारी बरकरार रखी है? तो यह है 16वां वित्त आयोग दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 16वां फाइनेंस कमीशन ये कब से कब तक काम करेगा? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे डेट बताएं, और इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 16वां फाइनेंस कमीशन, इसकी रिपोर्ट कब से कब तक जाएगी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मुख्यतः किस पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है? तो ये वेटलैंड के दोस्तों, ये आर्द्रभूमियों के जो संरक्षण है उस पर केंद्रित है दोस्तों, आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर। भारत में रामसर साइट का समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है? तो जो कोऑर्डिनेट करता है रामसर साइट के साथ, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जिसे हम पर्यावरण एवं मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपीआई के बढ़ते उपयोग से किस क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ हुआ है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिजिटल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिला है। एक बार फिर बताइए यूपीआई कब लॉन्च किया गया? मैंने ऊपर बताया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कि रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच कंट्री? कौन सा कंट्री है जहां पर रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया? तो यह ईरान दोस्तों। 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना वर्ष हुई, यानी कि 2 फरवरी 1971 में रामसर एक जगह है, एक शहर है ईरान में, वहां पर किसकी स्थापना हुई दोस्तों? भारत इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। याद रखना 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन की सदस्यता ली, इसका मेंबर बना। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? यानी कि जैसे हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, ये जो वेटलैंड डे मनाते हैं दोस्तों, उसकी शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1997 से, 1997 से इसकी शुरुआत हुई। याद रखना 1997 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, 1997 से विश्व आर्द्रभूमि दिवस की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस रक्षा पीएसयू को, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सी रक्षा यानी कि डिफेंस की पीएसयू है जिसको मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ये है यंत्र इंडिया लिमिटेड दोस्तों। याद रखना यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी का स्टेटस दिया जा चुका है। आप देखेंगे 2026 तक 74 मिनी रत्न कंपनियां दोस्तों, और 74 भी मिनी रत्न कंपनी है ये यंत्र इंडिया लिमिटेड। वहीं नवरत्न की बात करेंगे तो टोटल 27 नवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें आईआरसीटीसी, आईआरएफसी है, और 27वीं कंपनी है ये नुमालीगढ़ रिफाइंड लेबोरेटरीज। नुमालीगढ़ रिफाइंड लेबोरेटरी जो असम में सिचुएटेड है, ये 27वीं नवरत्न कंपनी है। वहीं 14 महारत्न कंपनियां हैं, जो 14वीं महारत्न है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, जिसे हम HAL भी कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा पीएसयू को कौन सा प्रमुख लाभ देता है? तो ये दोस्तों उसकी अधिक वित्तीय स्वायत्ता, उसकी ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ा देता है, यानी उसकी जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको बढ़ा देता है ये मिनी रत्न श्रेणी का स्टेटस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? ये दोस्तों पहला ग्रीन यूरिया प्लांट है जो अभी प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है पुडीमाडका, यानी कि पुडीमाडका आंध्र प्रदेश में। पुडीमाडका आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन यूरिया प्लांट प्रस्तावित है दोस्तों। गॉट इट? यह है पुडीमाडका आंध्र प्रदेश में। ग्रीन यूरिया उत्पादन में मुख्य रूप से किस स्वच्छ इनपुट का उपयोग होता है? यहाँ पर हरित हाइड्रोजन का दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है इस ग्रीन यूरिया उत्पादन में। नेक्स्ट बात करेंगे, तुर्की विमान ने भारत में किस हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की? यानी कि एक टर्किश का एयरक्राफ्ट था, तुर्की का एयरक्राफ्ट था जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। कौन सा एयरपोर्ट था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोलकाता एयरपोर्ट पर तुर्की के विमान ने एक आपातकालीन लैंडिंग की दोस्तों। कहां पर? कोलकाता एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट बात करेंगे, तुर्की विमान किस मार्ग पर उड़ान भर रहा था? तो ये काठमांडू से इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, वहां पर यह विमान उड़ान भर रहा था। काठमांडू यानी कि जो नेपाल, और नेपाल से तुर्की के बीच में ये उड़ान भर रहा था तुर्की विमान जो है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 100% लगा लो। क्या है?
पक्षी बचाव के लिए करुणा अभियान, तो पक्षियों के बचाव के लिए जो बर्ड रेस्क्यू के लिए करुणा अभियान किस राज्य से जुड़ा है? तो ये दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने करुणा अभियान चलाया जो पक्षी बचाव के लिए, जो बर्ड रेस्क्यू के लिए ये करुणा अभियान चलाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। वहीं करुणा अभियान मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा से जुड़ा है? ऊपर बात हुई है भी, जो दोस्तों बर्ड इंजर्ड हैं ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग वगैरह, पतंग से घायल पक्षी वगैरह हैं, उनके लिए ये करुणा अभियान चलाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से चलाया गया है। सो प्लीज़ ये पतंग वगैरह वैसे जो चाइनीज़ धागे हैं उससे ना चलाएं, वैसे कोशिश हो तो ना ही उड़ाएं तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 46। 4 फरवरी को किन भारतीय शेयर सूचकांकों में उतार चढ़ाव देखा गया? तो आप देखेंगे ये सेंसेक्स और निफ्टी में, दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का मुख्य रूप से किस कारण से जुड़ा था? ये मुख्य रूप से था वैश्विक संकेत व मुनाफा वसूली, यानी कि जो ग्लोबल क्यूज एंड प्रॉफिट बुकिंग से ये जो उतार चढ़ाव है वो उससे जुड़ा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 फरवरी को यानी कि 4 फरवरी को लोकसभा की कार्रवाई बाधित क्यों हुई? यानी कि वाई वर लोकसभा प्रोसीडिंग डिसरप्टेड ऑन 4 फरवरी? ये हुई थी विपक्ष का हंगामा, अपोजिशन प्रोटेस्ट की वजह से 4 फरवरी को लोकसभा की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई थी दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशूज थे जहाँ पर हंगामा करना बनता भी था। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा बाधा के कारण कौन सा निर्धारित संबोधन नहीं हो सका? तो ये जो प्रधानमंत्री का भाषण है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो नहीं हो पाई दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, 5 फरवरी को इंपोर्टेंट डेट है, कौन सी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो ये भारत टैक्सी जो है 5 फरवरी को शुरू की गई है दोस्तों। कोऑपरेटिव बेस्ड राइड है ये दोस्तों, जो 5 फरवरी को भारत टैक्सी नाम से सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 फरवरी को भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया था होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री मिस्टर अमित शाह जी ने। मिस्टर अमित शाह ने ये 5 फरवरी को भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत टैक्सी को भारत का पहला क्या बताया जा रहा है? ये भारत की कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म है जो भारत टैक्सी है। ये क्वेश्चन 100% बन सकता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत टैक्सी पहल किस प्रकार की मूल्य निर्धारण प्रणाली पर चलती है? ये चलती है जीरो कमीशन मॉडल, यानी कि शून्य कमीशन मॉडल पर काम करती है ये भारत टैक्सी पहल दोस्तों। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। प्लास्ट इंडिया 2026 जो 5 फरवरी को शुरू हुआ था, किस क्षेत्र का कार्यक्रम है? तो ये प्लास्ट इंडिया जो कार्यक्रम है जो 5 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई, तो ये प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और विनिर्माण से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लास्ट इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? प्लास्ट इंडिया को भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, प्लास्ट इंडिया 2026 किस प्रकार का प्रदर्शनी कार्यक्रम है? तो ये एक जीरो वेस्ट ग्लोबल एग्जीबिशन है, यानी कि शून्य अपशिष्ट वैश्विक प्रदर्शन है, शून्य अपशिष्ट वैश्विक प्रदर्शन है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत टैक्सी अपने व्यवसाय मॉडल के माध्यम से किस समूह को सशक्त बनाना चाहता है? तो ये जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, जो सारथी हैं, उनको सशक्त बनाना चाहती है, उसको एम्पावर करना चाहती है, उनको मजबूत करना चाहती है ये भारत टैक्सी दोस्तों। भारत टैक्सी लॉन्च किस स्थान पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विज्ञान भवन जो है नई दिल्ली में, वहां पर इसकी शुरुआत हुई। प्लास्ट इंडिया 2026 कब तक चलेगा? तो ये 10 फरवरी तक, 10 फरवरी 2026 तक ये प्लास्ट इंडिया की शुरुआत यानी कि मानी जाएगी। प्लास्ट इंडिया 10 फरवरी 2026 तक ये पूरी तरीके से प्रोग्राम होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, 6 फरवरी को भारत में किन कीमती धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गई? आप देखेंगे तो 6 फरवरी को गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि सोने व चांदी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट बात करेंगे, सोना चांदी की गिरावट मुख्य रूप से किस एक्सचेंज पर रिपोर्ट हुई? ये MCX पर दोस्तों, जो MCX है उस पर सोने चांदी की गिरावट काफ़ी मुख्य रूप से एक्सचेंज हुई और उस पर मुख्य रूप से देखी गई। 6 फरवरी को कुछ राज्यों में स्कूल किस मुख्य कारण से बंद रहे? उस समय सीवियर वेदर कंडीशन थी, खराब मौसम था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा AQI के बढ़ने से बहुत ज़्यादा धूल धुष्ट
डस्ट वगैरह, फॉग, स्मॉग वगैरह था, खराब मौसम की वजह से, यानी कि सीवियर वेदर कंडीशन की वजह से 6 फरवरी को कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। 6 फरवरी को किस प्रकार की पर्यावरण अनुकूल ट्रेन परियोजना की रिपोर्ट आई? तो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, हाइड्रोजन चालित ट्रेन की खबर आई दोस्तों। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन है वो मुख्य रूप से किस उत्सर्जन को कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? आप देखेंगे हाइड्रोजन ट्रेन जो H2 से बने चलेंगी उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया जा सके, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसलिए हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। 6 फरवरी को जारी न्यूज हेडलाइंस विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए थी? तो आप देखेंगे तो स्कूल असेंबली यानी स्कूल में प्रार्थना सभा के लिए ये न्यूज हेडलाइंस जारी की गई थी। नेक्स्ट है 6 फरवरी को किस बाजार खंड में कीमतों को लेकर हलचल रही? तो आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट, जो कमोडिटी मार्केट है वहां पर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। नेक्स्ट देखेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर्स किन परीक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी हैं? तो आप देखेंगे एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, एसएससी, ये सब ये थोड़ा फालतू का क्वेश्चन है, इसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% इंपोर्टेंट है। कौन सा प्रमुख वैश्विक खेल आयोजन 7 फरवरी 2026 को शुरू हुआ? तो यहाँ पर आईसीसी का जो मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 दोस्तों आपने देखा होगा, जो 7 फरवरी 2026 को इसकी शुरुआत हुई। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, इसकी शुरुआत 7 फरवरी 2026 को हुई, विशेषकर याद रखना। चलिए यहां पर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? इसका आयोजन देखेंगे तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। इंडिया और श्रीलंका में इसके मैच हुए दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले गए। लेकिन इस आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में इंडिया टीम विजेता रही। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस विश्व कप में अपना फिर से दबदबा कायम रखा। सूर्य कुमार यादव के द्वारा कप्तानी की गई और इंडिया ने 255 रन बनाए 5 विकेट खोकर। इसी के साथ न्यूजीलैंड 159 रन पर ढेर हो गई। तो इसने इंडिया ने न्यूजीलैंड को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में हराया था दोस्तों, और ये इंडिया और श्रीलंका में हुआ। 7 फरवरी 2026 को भोपाल में हाई कोर्ट है वहाँ चीफ जस्टिस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन है भारत के इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। किस विश्वविद्यालय ने फरवरी 2026 से देशव्यापी प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की? तो ये की है इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसकी प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा पे चर्चा 2026 सत्र 2 किस माध्यम पर प्रसारित किया गया? तो ये दूरदर्शन और पीएम का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर परीक्षा पे चर्चा 2026 सत्र 2 उसके माध्यम से प्रसारित किया गया। दूरदर्शन और पीएम का यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे 7 फरवरी 2026 के आसपास कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन सप्ताह मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ये सप्ताह इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार ने अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम किस पोर्ट पर तैनात किया गया है? तो ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर, यानी कि जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है वहां पर भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है, तैनात किया गया दोस्तों। वहां पर ये याद रखना डिप्लॉय किया गया है, ये बात याद रखना डिप्लॉय किया गया है। 7 फरवरी 2026 को कौन से राज्य ने अपना दूसरा पक्षी एटलस जारी किया? तो ये किया था गोवा ने अपना दूसरा पक्षी एटलस जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल डर फैलाने वालों के खिलाफ 7 फरवरी को किस पुलिस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? जो डिजिटल जो है फियर मॉन्गर करते हैं दोस्तों, जो डिजिटल डर फैलाते हैं, तो ये ऑपरेशन था सशस्त्र, ऑपरेशन सशस्त्र के द्वारा पुलिस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। ऑपरेशन सशस्त्र है, ये डिजिटल डर रोकने के लिए चलाया गया है। 7 फरवरी को व्यापार खबरों के अनुसार भारत के किस वादे के बाद अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर जो इंडियन एक्सपोर्ट है वहां पर अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया दोस्तों? तो ये हटाया था रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट पर दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट पर।
नेक्स्ट बात होगी 7 फरवरी 2026 को सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप में किस टीम ने खिताब जीता? तो यहाँ देखेंगे इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर, यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और ये दोस्तों पोखरा के रंगशालों में आयोजित हुआ था। पोखरा के रंगशालों में नेपाल में ये सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 8 फरवरी 2026 को थाईलैंड में कौन सा महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन हुआ? यहाँ पर जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव हुए थे 8 फरवरी 2026 को थाईलैंड में। इस बात का विशेष याद रखना। वहीं थाईलैंड में आम चुनाव के साथ 8 फरवरी 2026 को कौन सा अन्य मुख्य प्रक्रिया भी हुई? तो ये हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम यानी कि संविधान जनमत संग्रह भी कराया गया था। 8 फरवरी 2026 को थाईलैंड में संवैधानिक जनमत संग्रह भी हुआ था दोस्तों। वहीं 8 फरवरी 2026 को जापानी आम चुनाव किस विधायी निकाय के लिए हुए? तो आप देखेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि सभा है उसके लिए आम चुनाव या विधायी चुनाव कराए गए थे जापान में। 8 फरवरी 2026 को प्रेम सप्ताह यानी कि वैलेंटाइन वीक का कौन सा दिन मनाया गया? तो ये प्रपोज डे, प्रस्ताव दिन मनाया गया 8 फरवरी को। 8 फरवरी को 2026 को कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था? तो ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से हुई थी। गॉट इट? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे 8 फरवरी 2026 को T20 विश्व कप से संबंधित किस खेल समाचार की खबर आई? तो नेपाल वर्सेस इंग्लैंड मैच रिजल्ट की खबर आई। ये खास इंपोर्टेंट नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 8 फरवरी 2026 को किस बड़े शिक्षा परीक्षा का पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई? ये नीट यूजी 2026 की। याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इस तरह की डिटेल नहीं पूछी जाती हैं। 8 फरवरी 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स कार्यक्रम हुआ? तो यहाँ देखेंगे फोर्टनाइट लव एंड लीजेंड पावर हावर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स 8 फरवरी को हुआ दोस्तों। वहीं नेक्स्ट देखेंगे 8 फरवरी 2026 को थाईलैंड आम चुनाव में प्रारंभिक परिणामों के अनुसार कौन सी पार्टी आगे थी? तो यहाँ पर भूमि जयथाई पार्टी दोस्तों, भूमि या भूम जयथाई पार्टी आगे थी, जो प्रारंभिक परिणामों में अपने आप को आगे रखकर दर्शाती है। 8 फरवरी 2026 को किस चल रहे विंटर ओलंपिक कार्यक्रम की खबर भी आई? तो यहाँ देखेंगे पदक परिणाम, जो मेडल रिजल्ट्स हैं उसकी खबर आई थी विंटर ओलंपिक कार्यक्रम से। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा प्रमुख वैश्विक खेल आयोजन 7 फरवरी 2026 को शुरू हुआ? तो मैंने बताया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंडिया और श्रीलंका, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया, इंडिया और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से जॉइंटली आयोजित किया जा रहा है। 7 फरवरी 2026 को भोपाल में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, देखो रिपीट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि आप बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं, ठीक है, ये इग्नू, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। परीक्षा पर चर्चा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, 96 97 भी रिपीट है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, नहीं कराऊंगा मैं, ये भी रिपीट है, और सशस्त्र, ये भी। अब आते हैं 102 पे, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य था कि टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, इनकी बीच द राइट आंसर, बच्चों को आंतों के कीड़ों से बचाना। जो इंटेस्टाइनल वॉर्म है या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, बच्चों को आंतों के कीड़े से बचाना, इस बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे विश्व पल्स डे किस खाद्य समूह के महत्व को दर्शाता है? ये प्रोटीन रिच पल्स यानी प्रोटीन युक्त दालों के खाद्य समूह को दर्शाता है। ये विश्व पल्स डे यानी कि जो पल्स डे है, दालों का दिवस है, वो प्रोटीन युक्त दालों को दर्शाता है। आज बाजार में किस कमोडिटी के दामों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव देखा गया? तो यहाँ देखेंगे सिल्वर, चांदी के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्कूल असेंबली की हेडलाइंस किस प्रकार की खबरों से ली जाती हैं? तो यहाँ देखेंगे आप नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स, यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल, इन सब असेंबली से हेडलाइंस ली जाती हैं। स्कूल असेंबली की हेडलाइंस, इन सब जो खबरें हैं, न्यूज हैं, वहाँ से ली जाती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल दिवस से। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में आमतौर पर मौसम का रुझान क्या है? तो ये है
वार्मर डे टाइम टेम्परेचर, दिन के तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट बात होगी, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और हिमपात का प्रमुख कारण क्या है? तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, ये विंटर के समय पर मुख्य कारण है, जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और हिमपात के कारणों में से एक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ 11 फरवरी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में, ये डेट याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस घोषित किया, ताकि विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये 2015 से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया था? तो यहाँ पर बात हुई थी अभी, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। दिसंबर 2015 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। द यूएन जनरल असेंबली ऑफिशियली एडॉप्टेड दिस डे इन दिसंबर 2015। गॉट इट? चलिए, एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप देखेंगे हकीम अजमल खान, जो हकीम अजमल खान साहब हैं, उनकी जयंती पर 11 फरवरी को, उनकी जयंती पर 11 फरवरी को ये विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, हकीम अजमल खान। तो विश्व यूनानी दिवस प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। इस बात का विशेष जिक्र है और याद रखना। हकीम अजमल खान किस चिकित्सा पद्धति से जुड़े थे? तो यहाँ देखेंगे आप, ये यूनानी पद्धति से जुड़े हुए थे। वे भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके विविध प्रमुख जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनमें से एक माने जाते हैं हकीम अजमल खान साहब। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आविष्कारक दिवस अमेरिका 11 फरवरी को किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये थॉमस अल्वा एडिसन, जो साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को दोस्तों। गॉट इट? तो यह दिवस 11 फरवरी 1847 को जन्मे थॉमस अल्वा एडिसन के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आविष्कारक दिवस यानी नेशनल इन्वेंटर्स डे भी कहते हैं, जो यूएसए में मनाया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? बताइए दोस्तों। थॉमस अल्वा एडिसन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि व्यवहारिक विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए फेमस थे। एडिसन ने व्यवहारिक विद्युत बल्ब विकसित किया और उसके नाम 1000 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं। गॉट इट? नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी विश्व रोगी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को। विश्व रोगी दिवस 1992 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य बीमार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना है। तो ये 11 फरवरी को मनाया गया था 1992 से दोस्तों। गॉट इट? विश्व रोगी दिवस की शुरुआत किसने की? तो आप देखेंगे पोप जॉन पॉल द्वितीय। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने विश्व रोगी दिवस की शुरुआत की थी 1992 में। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 2016 में, पहली बार ये 2016 में मनाया गया। 2015 में इसकी घोषणा हुई, लेकिन पहली बार 11 फरवरी 2016 को इसको मनाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति को कौन सा मंत्रालय प्रोत्साहित करता है? तो यह आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको प्रोत्साहित करती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय भारत में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 फरवरी 2026 को भारत में कौन सी नेशन वाइड गतिविधि योजना यह आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी भारत बंद, आम हड़ताल। भारत बंद यानी कि जनरल स्ट्राइक 12 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। 12 फरवरी 2026 को कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों द्वारा श्रम नीतियों व अन्य मुद्दों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी कि भारत बंद का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत बंद में लगभग कितने कामगारों के भाग लेने की संभावना थी? तो करीब 30 करोड़, जो 30 करोड़ पार्टिसिपेट लेने वाले थे इसमें, जो मेन वर्कर थे, करीब 30 करोड़ वर्कर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। विभिन्न श्रमिक संगठनों के अनुसार लगभग 30 करोड़ मजदूरों के भाग लेने का अनुमान
लगाया गया था। ट्रेड यूनियन एस्टिमेटेड पार्टिसिपेशन ऑफ नियरली 30 करोड़ यानी कि 300 मिलियन वर्कर्स इन द नेशन वाइड स्ट्राइक। 12 फरवरी 2026 को बैंक कर्मचारियों ने क्या घोषणा की? तो ये नेशन वाइड बैंक हड़ताल की घोषणा की। बैंक कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने भी इस दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना बनी। बैंक हड़ताल का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? तो यह है बैंकिंग सेवाएं प्रभावित, यानी बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हुई। बैंकिंग सर्विस काफ़ी डिसरप्ट हुई। नगद लेन देन, चेक क्लियरिंग और शाखा सेवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 फरवरी को कौन सा मैच निर्धारित था? तो ये इंडिया वर्सेस नामीबिया का टी20 विश्व कप 2026 के तहत 12 फरवरी को भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला निर्धारित था। इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन बना दिया गया तो आप देख सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने टी20 मैच के लिए क्या विशेष सुविधा दी? दिल्ली मेट्रो ने क्या सुविधा दी? रात की सेवाएं बढ़ाई, यानी एक्सटेंड नाइट सर्विसेज। रात की सेवाएं दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई। मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा हेतु दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं देर रात तक बढ़ाई। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में कौन सा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम हुआ? तो वहां पर आप देखेंगे संसदीय चुनाव, यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को देखने को मिली दोस्तों। 12 फरवरी 2026 को वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देखने को मिले। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा डेटा किस दिन जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी को आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा मामला या डेटा जारी किया गया था। 12 फरवरी 2026 को महंगाई से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। 13 से 15 फरवरी 2026 के बीच कौन सा प्रमुख वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हुआ था म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो म्यूनिच है जर्मनी में, उसमें आयोजित हुआ था ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दोस्तों। जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 13 से 15 फरवरी 2026 के बीच हुआ, जो वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा प्रमुख मंच है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो आप भारत की रैंक देखेंगे तो 45वीं। भारत की 45वीं रैंक प्राप्त हुई दोस्तों, 45वीं रैंक प्राप्त हुई। ये पोर्टुलान इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थान का सुधार देखा गया, यानी कि इंडिया में 4 पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इस सूचकांक की बात करें तो किसी देश को उसकी डिजिटल तैयारी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तकनीकी अवसंरचना उसकी मतलब कैसी है, और शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस कैसी है, और तकनीक के प्रभाव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हम बोलते हैं संतोष ट्रॉफी, किस टीम ने जीती दोस्तों? तो संतोष ट्रॉफी को सर्विसेज ने जीता दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का 79वां संस्करण हुआ दोस्तों। इसमें सर्विसेज की टीम ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया, और यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए होती है दोस्तों, फुटबॉल खेला जाता है इस संतोष ट्रॉफी में। हाल ही में भारत में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसे बोलते हैं पीएफएमएस, को किस सरकारी संस्था ने विकसित और लागू किया है? तो ये लागू किया है सीजीए ने, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने। जो नियंत्रक महालेखाकार है उसके द्वारा पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित और लागू किया गया है, तो सीजीए के द्वारा, याद रखना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीजीए जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित और लागू किया। यह संस्था वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करती है। वहीं पीएफएमएस एक वेब आधारित प्रणाली है जो सरकारी योजनाओं के धन को ट्रैक करेगा, भुगतान यानी पेमेंट्स की निगरानी करता है, रियल टाइम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रदान करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को सक्षम बनाती है दोस्तों। गॉट इट? चलिए 130 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा वाला है, सेकंड वाला है दोस्तों। कमेंट में बताइए कि पहला ट्यूलिप गार्डन कहां था? तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन था पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। हाल ही में ट्यूलिप गार्डन पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन शुरू किया गया है। चलिए मैं बताता हूं, पहला ट्यूलिप गार्डन था उत्तराखंड में दोस्तों।
कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ? रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? ये हुआ है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण या इनॉग्रेशन किया गया है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे यानी महाराष्ट्र पर बनाई गई है। यह सड़क विशेष प्रकार की रंबल स्ट्रिप्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। याद रखना, ये रंबल स्ट्रिप टेक्नोलॉजी। जब वाहन निर्धारित गति यानी फिक्स स्पीड से गुजरते हैं तो सड़क पर बने पैटर्न के कारण संगीत जैसी ध्वनि यानी म्यूजिकल टोन उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ये रंबल स्ट्रिप टेक्नोलॉजी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। 132 पे आएंगे। केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी या करने की योजना बनाई है? तो यह है स्वराज द्वीप, जो हैवलॉक में है दोस्तों, जिसे हम हैवलॉक द्वीप कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वहाँ पर 300 करोड़ रुपए से सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेक्स्ट जनरेशन सुनामी वार्निंग सिस्टम रीजनल सर्विस सेंटर बना रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत है, इस बात को विशेषकर याद रखना। और ये अंडमान निकोबार द्वीप में। स्वराज द्वीप को हैवलॉक द्वीप भी कहते हैं, इस बात को विशेष याद रखना। यह क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्वराज द्वीप, जो पूर्ण नाम है इसका हैवलॉक द्वीप, इसके विजयनगर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। क्यों चुना गया स्थान, इसकी भी बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आता है, यानी कि सिस्मिकली एक्टिव जोन में आता है। यह क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के पास स्थित है, जहां भूकंप और सुनामी का खतरा अधिक रहता है। 2004 की आपने सुनामी सुनी होगी और देखी भी होगी बहुत सारे लोगों ने। 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भारत ने अपनी चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसकी मैंने ऊपर ही बात की, तो यहाँ 45वीं रैंक है, रिपीट क्वेश्चन है। ये पोर्टलॉन्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, इस बात को याद रखना। और ये 4 स्थान के सुधार की बात है। डिजिटल तैयारी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे संतोष ट्रॉफी को सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने रिपीटेड किए हैं। चलिए ठीक है, मतलब हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए ट्यूलिप गार्डन मैंने बताया पालमपुर हिमाचल में, याद रखना ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाला ट्यूलिप गार्डन भी याद रखना है आपको जो मैंने बताया है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहा, ये भी रिपीटेड रहा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है 139। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है बांग्लादेश के। तो तारिक रहमान अगले देश में अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, सॉरी वो बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है ये तारिक रहमान की दोस्तों। गॉट इट? चलिए, तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावों के बाद उनके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में किसके खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन लाने का नोटिस दिया गया दोस्तों? तो ये न्यायमूर्ति आप देखेंगे यशवंत वर्मा के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन लाने का नोटिस जारी किया है। हाल ही में सांसदों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन यानी कि मूल प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। ऐसा प्रस्ताव संसद में गंभीर मामलों जैसे किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए लाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना, बहुत हाईलाइटेड एंड 100% बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यशवंत वर्मा जो न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस हैं, उनके खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन यानी कि मूल प्रस्ताव लाया गया दोस्तों। उनके लाने के लिए प्रक्रिया चालू की गई है। गॉट इट? तो ये 140 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।